नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों बात करेंगे शेयर बाज़ार की। दोस्तों निफ्टी 50 की, निफ्टी बैंक की, सेंसेक्स की, स्टॉक की पूरा दोस्तों आज हम एनालिसिस करेंगे। सोमवार को मंडे को कैसा रह सकता है शेयर मार्केट, निफ्टी 50 बैंक निफ्टी का पूरा प्रोडिक्शन करने की हम कोशिश करेंगे और क्या रह सकता मार्केट का लेवल मंडे को। दोस्तों ये हम पूरा रिव्यू करने की कोशिश करेंगे और जो आज बाज़ार ने किया उसके ऊपर रिव्यू करेंगे और इसी बिहाफ के ऊपर मंडे को कैसा रह सकता है शेयर बाज़ार, ये पूरा हम जानने की कोशिश करेंगे और एक लेवल निकालने की कोशिश करेंगे। तो यूएस मार्केट कैसी है, एफआईज की क्या पोजीशन है, तो दूसरी यूएस मार्केट एफआईज की और जो इंटरनेशनल इंडिकेटर्स हैं वो कहाँ पे हैं, हमारे फेवर में है कि हमारे अगेंस्ट है। दोस्तों ये पूरा हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों आज आपके लिए मैं दो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक लेकर आया हूँ जिसमें आप स्विंग ट्रेडिंग करके, पोजिशनल ट्रेडिंग करके लॉन्ग टर्म में पैसा बना सकते हैं। दोस्तों अगर आज वो शेयर गिरे हुए हैं, अगर जो शेयर गिरे हुए को आप उठाओगे तो तभी आप स्टॉक मार्केट से पैसा बना सकते हो, नहीं तो आप पैसा नहीं बना सकते। अगर आप गिरावट से डरते हो, जब किसी शेयर में गिरावट आती है तो आप उससे डर जाते हो, तो फिर समझिए कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बना सकते। स्टॉक मार्केट में वही बंदा कामयाब होता है जो गिरावट पे ऊपर बाइंग करता है और जब मार्केट ऊपर होती है तब प्रॉफिट बुकिंग करता है। तो होता बिल्कुल इसके उल्टा है। बहुत सारे जो नए इन्वेस्टर आते हैं, ट्रेडर आते हैं, स्टॉक मार्केट में एंट्री करते हैं, जैसे ही मार्केट गिर जाती है तो वो डर जाते हैं, गिरते शेयर को उठाते नहीं हैं। बाद में जब शेयर ऊपर चला जाता है उनको लगता है कि ये तो शेयर ऊपर चला गया, फिर वो कई बार ऊपर के रेट में उठा लेते हैं। तो जब शेयर फिर करेक्शन में आता है तो वहाँ फिर वो ऊपर की प्राइस में फंस जाते हैं, तो उनको लगता है हमने तो ये गलत ही काम कर लिया, और जिसके चलते कई बार तो वो अपना लॉस बुक करके मार्केट से निकल जाते हैं। और बहुत सारे फिर लोगों को यही कहेंगे कि स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं बनता। तो दोस्तों पेशेंस के साथ, तकनीक के साथ आपको अपनी मतलब के समझ के साथ आपको देखना चाहिए। जो भी अच्छे स्टॉक गिरते हैं, जब वो स्टॉक गिरेंगे, अच्छी कंपनी है, उसमें कई बार प्रॉफिट बुकिंग आती है, जहाँ कोई बड़ा प्लेयर होता है उसमें कोई ऐसे मैनिपुलेशन करके उसी को गिरा देता है। और कई बार जैसे आजकल क्वार्टर रिजल्ट का सीज़न चल रहा है, तो किसी कंपनी के मान लीजिए कि बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आते तो थोड़ी गिरावट आ जाती है। तो वो अच्छी कंपनी होनी चाहिए, कंपनी अच्छी होगी तो भले ही आज वो शेयर नीचे है तो 10-15 दिन, महीना, इतनी देर तक आप देखोगे तो वो शेयर फिर आपको ऊपर के प्राइस पे मिलेगा, तो आपका प्रॉफिट बनेगा। तो जो आज आपके लिए मैं स्टॉक लेकर आया हूँ, आप उसमें देखोगे कि कितनी बार उस स्टॉक ने कभी नीचे कभी ऊपर जिग जैग करता है, मूवमेंट करता है। तो आप उसको एक ट्रेडिंग के हिसाब से देखोगे, स्विंग ट्रेडिंग में जैसे ही वो स्टॉक नीचे आता है आप उसको बाई कर सकते हैं, जैसे ऊपर जाता आप उसको प्रॉफिट बुकिंग करके बेच सकते हैं। तो इस तरह की अगर आप स्ट्रेटेजी लगाकर चलेंगे तो आपका पैसा फिर स्टॉक मार्केट से बनेगा। दूसरा, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आप कुछ देखना ही नहीं चाहते, तो फिर भी आप अच्छी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं और भूल जाइए चाहे स्टॉक नीचे आए चाहे ऊपर जाए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हो तो भी आपका पैसा बनेगा। अगर आप थोड़ा सा अग्रेसिव हो, थोड़ा सा टाइम दे सकते हो मार्केट को, तो फिर उससे आप क्या करेंगे, तो जैसे मान लीजिए कोई बार किसी शेयर को आपने मालिक खरीद लिया, वो ऊपर के प्राइस के आप बाई उसको कर बैठे, अब वो शेयर नीचे आ गया, तो आपको उसमें जैसे जैसे आपकी मंथली सैलरी आती है तो उसमें से जितना भी आप सेव करके इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा सा एसआईपी करते रहें, तो ऐसे आपकी जो मतलब कि इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी। तो मार्केट में जैसे रिवर्सल आएगा स्टॉक में तो आपका मोटा पैसा बनेगा। तो ये स्ट्रैटेजी से आपको काम करना चाहिए। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो थोड़े थोड़े प्रॉफिट से आप उसको बाई करके सेल कर सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं। एक दोस्तों आपको मैं और डिस्क्लेमर दे दूं, अगर आप नए आए हो, बिल्कुल स्टॉक मार्केट में नए आए हो, तो फिर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जो सेबी ने डाटा निकाला आपको पता होगा, 10 में से 9 लोग जो
ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस करते हैं और एक बंदा प्रॉफिट करता है। अगर आप उस एक बंदे में इतने परफेक्ट हो, आपको अच्छी तरह से सारी समझ लग जाती है ऑप्शन ट्रेडिंग की, तो ही आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए, अदरवाइज आपको कैश में काम करना चाहिए। तो बहुत सारे नए दोस्त होते हैं जिनको ऑप्शन की जो ग्रिक्स होते हैं ऑप्शन का वो भी नहीं समझते और ऑप्शन की बाइंग करने लग जाते हैं। उनको लगता है कि ये थोड़े थोड़े पैसे से हम बाइंग कर लेंगे, सेलिंग में पैसा ज़्यादा लगता है, लेकिन जो एवरेज जो विन करने की प्रोडक्ट होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, वो ऑप्शन सेलर की ज़्यादा होती है और बायर की कम होती है। उसके फेवर में दो चीज़ें काम करती है, एक तो मार्केट अगर उसके फेवर में चलती है तो उसको प्रॉफिट होता है ऑप्शन सेलर को, अगर मार्केट रेंज बाउंड रहती है तो भी उसको प्रॉफिट होता है। ऑप्शन बायर को लॉस होता है अगर मार्केट रेंज बाउंड में रही, मार्केट उसकी डायरेक्शन में अगर मूव करती है, फास्ट मूव करती है तो उसको प्रॉफिट होता है। अगर मार्केट रेंज बाउंड रहती है, उसी लेवल में कंसोलिडेट करती है, तो उसको ऑप्शन जो बायर होता है उसको काफ़ी लॉस हो जाता है। तो जो नए इन्वेस्टर होते हैं, जो नए ट्रेडर जो मार्केट में आते हैं, वो थोड़ा थोड़ा सा पैसा करके बाइंग करते रहते हैं। वो ये भी नहीं समझते, और जब भी वो बाइंग करते हैं ओटीएम कॉल को बाई करते हैं, बहुत दूर की कॉल को बाई करते हैं जिसमें डेल्टा बहुत ही लो होता है, उसमें मूवमेंट कम होती है, और जो चलते धीरे धीरे चलते आप उसका टाइम देख के करके आपका वो प्रीमियम लो हो जाता है, तो आपको काफ़ी लॉस होने का चांस बढ़ जाती हैं। अगर आप मार्केट में बिल्कुल नए आए हो तो सबसे पहले आप कैश में काम करिए, धीरे धीरे सीखिए, समझिए। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आप फिर कुछ भी कर सकते हैं। आप ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, ऑप्शन में फ्यूचर में काम कर सकते हो, कैश में कर सकते हो। अगर आप स्टार्टिंग मार्केट में ऑप्शन में घुस जाओगे तो आपका लॉस होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप लॉस को छोड़ के प्रॉफिट करना चाहते हो तो फिर आप ऑप्शन ट्रेडिंग को भूल जाइए, आप कैश में काम करिए। चाहे आपका प्रॉफिट कम होगा लेकिन लॉस नहीं होगा। आपका हमने यही देखना, हमारा लॉस नहीं होना चाहिए भले आपका प्रॉफिट हमारा कम हो। तो इस स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप काम करोगे, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना ही चाहते हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग की मैंने बहुत सारी अपने इस चैनल पे वीडियो डाली हुई है। आप वो ऑप्शन ट्रेडिंग की सारी वीडियो को पहले देखिए, समझिए, ऑप्शन के ग्रिक्स समझिए, तो फिर आप उसको स्ट्रैटेजी के साथ करिए। मैंने जितनी भी ऑप्शन ट्रेडिंग की वीडियो डाली है वो एक स्ट्रैटेजी के साथ डाली है। स्ट्रैटेजी के साथ क्या होता है कि आप अपनी पोजीशन को हेज करके चलते हो, तो आपका जैसे पोजीशन को आपने ओवरनाइट होल्ड किया, तो जैसे आप मार्केट सुबह ओपन होगी तो मार्केट मान लीजिए आपके अगेंस्ट खुल जाती है, तो आपका बहुत भारी नुकसान नहीं होता। कई बार हम जैसे सुनते हैं कि स्टॉक मार्केट में किसी का इतना नुकसान हो गया, रातों रात वो दिवालिया हो गया, उसका इतना लॉस हो गया, वो उसको इतनी प्रॉब्लम आ गई, तो वो उन लोगों के साथ होता है जो एक साइड मार्केट में खेलते हैं। अगर आप पोजीशन को हेज करके चलोगे, स्ट्रेटजी के साथ ऑप्शन में काम करोगे, तो फिर आपको ये इतना डरने की, घबराने की बात नहीं होगी, आपका एक साइड में इतना लॉस नहीं होता। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि आपने किसी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर आपने कॉलर पुट स्टॉक की चाहे इंडेक्स की, दोनों कॉलर पुट को आपने सेल कर दिया। तो जब आप सेल करोगे तो आप दोनों सेल करोगे तो आपका मार्जिन भी कम लगेगा, मार्जिन कम लगेगा तो आपकी पोजीशन भी हेज होगी। कल को मार्केट सुबह चाहे एक साइड 200 पॉइंट, चाहे स्टॉक की बात कर ले चाहे इंडेक्स की बात कर लें, मान लीजिए इंडेक्स निफ्टी की या निफ्टी बैंक का 50 या 100 पॉइंट एक साइड में खुल जाता है, ऊपर चाहे नीचे एक साइड तो खुलेगा, तो उससे क्या होगा, एक साइड में आपका प्रॉफिट होगा, दूसरी साइड में लॉस होगा, तो आपकी वो एवरेज बन जाएगी, आपका बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा। अगर आपने एक ही साइड की पोजीशन बनाई और मार्केट आपके अगेंस्ट खुल गई तो आपको लॉस होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो आप तो ये कहोगे प्रॉफिट भी हो जाएगा, लेकिन दोस्तों 100 अच्छी बातें हो तो मार्केट ऊपर जाती है, एक नेगेटिव बात भी मिल जाए तो मार्केट गिर जाती है। जैसे अब आप देख रहे हो जैसे इसराइल की फिलिप्पिन के साथ जैसे लड़ाई चल रही है, तो उसके चलते भी मार्केट गिर रही है। और यूएस दूसरे इंडेक्स की बात करें, यूएस के इंडिकेटर्स की बात करें, जैसे क्रूड ऑयल की बात करें, यूएस डॉलर इंडेक्स की बात करें, यूएस डॉलर, यूएस आईएनआर की बात करें, 10 ईयर यील्ड की बात करें, तो ये सारे जो इंडिकेटर्स जो हमारी मार्केट के वो थोड़े मतलब के फेवर में नहीं है। तो जैसे क्रूड ऑयल का आप देख रहे हैं कितना प्राइस बढ़ गया, लगभग 80 डॉलर के पार चला गया। तो जब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाता है तो मार्केट में वो एक नेगेटिविटी का काम करता है। यूएस डॉलर इंडेक्स बढ़ जाता है तो वो मार्केट में हमारे लिए नेगेटिविटी का काम करता है। यूएस आईएनआर वो इंक्रीज़ हो जाता है तो हमारा मार्केट में नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। जितनी भी इंटरनेशनल ट्रेडिंग होती है वो सारी जो पैसा देना होता है वो डॉलर में देना होता है। अगर डॉलर का प्राइस बढ़ जाएगा, रुपीज़ की वैल्यू कम हो जाएगी, तो वो भी एक मार्केट के लिए नेगेटिविटी का काम करता है।
तो ये सारी बातों का ध्यान रखना है। और दूसरे जो बड़े प्लेयर होते हैं, जो एफआईज होते हैं, वो बड़ी किसी स्टॉक में या इंडेक्स में बड़ी मैनिपुलेशन कर देते हैं, जिसके चलते हुए मार्केट वो शेयर को और इंडेक्स को ऊपर नीचे कर देते हैं। तो इस तरह से अगर आप पूरी पोजीशन को कवर करके चलोगे, अपनी पूरी सुरक्षा के साथ चलोगे, तो फिर आपका इतना भारी नुकसान नहीं होगा, प्रॉफिट चाहे आपका कम होगा। तो ये बात का आपको हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए। और आपको दोस्तों रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को ऑन कर लो, ताकि जब भी नई कोई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको मैसेज मिले। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें, और हम पूरा मार्केट का एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बाजार पर हम एक नज़र मारते हैं। तो बात करें सबसे पहले अगर निफ्टी की, तो निफ्टी ने आज 82 पॉइंट लूज़ किए, लगभग आधा %। वही निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक ने भी आज 31 पॉइंट लूज़ किए, लगभग थोड़ा इसको 0.7 से भी कम था, बल्कि फ्लैट ही हम इसको मानते हैं निफ्टी बैंक के लिए 31 पॉइंट, लेकिन है तो नेगेटिव था। सेंसेक्स की बात करें तो ये 231 पॉइंट नीचे था, लगभग 0.35%, आधा % से भी कम। वही इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स भी आज लगभग आधा % से थोड़ा सा ऊपर आज गिरा हुआ था। तो इस तरह से अब हम तीनों इंडेक्सों को अगर हम देखें तो क्या कारण थे जिसके चलते, तो तीनों को हम दोनों को एक एक करके समझने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो निफ्टी का जो थर्सडे को एक्सपायरी के डे प्रीवियस था वो था 19,624, तो आज ये ओपन होता है 19,542, लगभग ये 80-90 पॉइंट ये गैप अप खुलता है। गैप डाउन खुलता है, सॉरी गैप डाउन खुलता है। तो गैप डाउन खुलने के बाद फिर ये अपना जो हाई बनाता वो बनाता 593, जो इसके प्रीवियस से नीचे ही रहता, मार्केट नीचे ही रहती है। उसके बाद ये फिर अपना और नीचे चला जाता, 15,518 का लो बनाता, उसके बाद फिर थोड़ी सी रिकवरी करके 542 लगभग 82 पॉइंट लूज़ करके आधा % के आसपास ये क्लोज़ कर देता है। तो इसके टेक्निकल चार्ट के ऊपर अब हम देखें तो टेक्निकल चार्ट में अब देखो कि मार्केट अब थोड़ा सा ये कंसोलिडेट कर रहा है। मार्केट जहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे ए शेप फॉल आया था, वी शेप रिकवरी, तो यहाँ पे ये अब थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेट फेज में चल रही है। यहाँ पे ये थोड़े छोटे से लेवल में ट्रेड कर रही है, तो यहाँ पे फिर थोड़ा सा छोटा सा ए शेप फॉल बनता हुआ दिख रहा है। तो आज की जो कैंडल बनी है वो आप देखो, इसकी बॉडी तो बनी नहीं, विक ही बनी है कैंडल की। तो जहाँ पे मार्केट ने सारा दिन ऊपर नीचे की मूव दिखाए, मतलब कि कॉल राइटर और पुट राइटर का, तो आज उन्होंने स्टॉप लॉस से हिट करवाए दोनों साइड के। तो आरएसए की बात करें इंडेक्स के, तो आरएसए आज 44 है, जो शॉर्ट बेरिश में हम इसको मान सकते हैं, लॉन्ग बेरिश में नहीं मान सकते। तो यहाँ से मार्केट मंडे को रिवर्स भी कर सकती है, ऊपर आ सकती है, यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो येलो कलर की लाइन है 19,622, ये 50 डेज़ की मूविंग एवरेज है। अगर कल इसको ये फिर ब्रेकआउट करके ऊपर निकलता है तो मार्केट में फिर थोड़ी सी तेज़ी आ सकती है। और इसके मिडिल बोलिंजर बैंड की बात करें, इसकी के साथ जो वाइट कलर की लाइन है जो 19,650 के पास है, ये इसके मिडिल बोलिंजर बैंड की लाइन है, जिसको भी ये अगर क्रॉस ओवर करता है तो इसमें फिर थोड़ी सी तेज़ी आ सकती है, फिर ये अपने अपर लाइन को भी टच कर सकता है। अपर लाइन में इसमें 19,800। तो इस मंथ की अगर हम देखें, अगर जो 26 जो अक्टूबर की जो मंथली एक्सपायरी आएगी वीक, और अब फाइनल मंथली एक्सपायरी आएगी, तो इसका जो लेवल बन रहा है वो आगे मैं आपके बात करूँ, लेकिन यही इंडेक्स के ऊपर अगर आपको बताऊं तो वो 19,500-600 के बीच का ही होगा। 19,500-600 के बीच में ही ये 26 अक्टूबर की मंथली एक्सपायरी जो निफ्टी की हो सकती है। तो आगे हम इसके अगर देखें कि कौन से शेयर थे इसके भाग रहे थे, तो दोस्तों आज सबसे आगे था कोटक बैंक, लगभग 0.25% ऊपर था। इंडसइंड बैंक 1.25% ऊपर था। टीसीएस भी 1% ऊपर था। एसबीआई लाइफ ऊपर था। एनटीपीसी ऊपर था। नेस्ले इंडिया, एचडीएफसी बैंक, भारतीय एयरटेल और एचडीएफसी लाइफ। दोस्तों भागने वाले देखें, अगर आप देखो तो 3 शेयर ही थे, 4 शेयर थे जो 1% और 1% के ऊपर थे, बाकी 4 शेयर थे जो आधा % थे, और उसके बाद अगर 2 शेयर अगर देखें तो वो लगभग 1/4% के ही आसपास बढ़े हुए थे, बल्कि बढ़ने वाले शेयर भी जो वो परसेंटेज में बहुत ही कम थे। तो ये एशियन पेंट ये भी थोड़ा सा बड़ा था, फ्लैट ही इसको हम बोल सकते हैं। ऑटो, बजाज ऑटो, अडानी पोर्ट, सन फार्मा और बजाज फिनसर्व, ये लगभग 4-5 शेयर जो थे वो ये थोड़े आज पॉजिटिव में थे, लेकिन लगभग फ्लैट ही थे। और गिरने वाले शेयरों की बात करें तो सबसे आगे था आज 0.4% टाटा कम्युनिकेशन। दोस्तों रिजल्ट का सीज़न चल रहा है,
डिविडेंड का सीज़न चल रहा है, तो जिसके चलते आप यहाँ पे इवेंट देख रहे हैं। तो इसमें मार्केट में थोड़ी सी जी काफ़ी ऊपर चला गया था, अब इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग बनती है, चाहे वो रिजल्ट के इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आए उसके करके भी आ सकती है, और चाहे ये डिविडेंड की एडजस्टमेंट हो इसका भी ये इफेक्ट रहता है। वहीं आईटीसी की बात करें तो इसका भी आज लगभग 3.25% ये गिरा। तो टाटा स्टील की बात करें तो ये 2.25% गिरा, डिवीज़ लैब भी 2.25%, हिंदुस्तान यूनिलीवर आज 2% गिर गया, बीपीसीएल 2% गिर गया, सिप्ला, हिंडाल्को, हीरो मोटरकॉप और यूपीएल, ग्रासिम, पावर ग्रिड, एसबीआई और जीएसडब्ल्यू स्टील, एलटी, एक्सिस बैंक, डॉक्टर रेड्डी, विप्रो, ये सारे के सारे शेयर आज परसेंटेज कम ज़्यादा में गिरे हुए थे। टाटा मोटर की बात करें तो आज लगभग 0.25% गिरा था। श्री सीमेंट, कोल इंडिया, देखिए कोल इंडिया पहले बढ़ कितना गया, 300 के ऊपर, कितनी ऊपर चला गया। एसीएल टेक, अल्ट्राटेक सीमेंट, आइसर मोटर और टाइटन और ब्रिटानिया, जो सारे के सारे शेयर आज गिरे हुए थे। इन्फोसिस की बात करें तो ये भी आज 0.5% नीचे था, मारुति नीचे था, अपोलो हॉस्पिटल, आईओसी, आईसीआईसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री और टेक महिंद्रा, ओएनजीसी, ये सारे के सारे शेयर आज गिरे पड़े थे। तो गिरने वाले शेयरों की आज क्वांटिटी ज़्यादा थी और बढ़ने वाले आज शेयर कम थे। इसके चलते इसके हम पीसीआर की हम बात करें जो 26 अक्टूबर का, वही मैंने आपको जो बताया यहीं पे देख लीजिए। इसका पीसीआर अब 0.77, जो थोड़ा सा बेरिश मोड में चला गया, और इसकी मैक्सिमम जो इस मंथ की क्लोजिंग बन रही है, मैक्सिमम क्लोजिंग पेन 19,600, तो 19,600 से 150, 500, 550 के आसपास की निफ्टी की इस मंथ की क्लोजिंग का आसार बन रहा है। तो आगे हम देखें निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो निफ्टी बैंक का जो प्रीवियस था वो था 43,754, ये आज ओपन होता है 43,584, लगभग 200 पॉइंट ये गैप डाउन खुलता है। तो गैप डाउन खुलने के बाद जो इसका हाई था वो था 43,877, जो इसके प्रीवियस से थोड़ा सा 100 पॉइंट ऊपर था। उसके बाद फिर बाजार नीचे ही रहा, तो सारा दिन बाजार नीचे ट्रेड करता रहता है, अपना लो बनाता है 43,560 का, उसके बाद फिर थोड़ी सी रिकवरी दिखाता है और 723 पे ये क्लोजिंग दे देता है। लगभग ये 31 पॉइंट का मतलब कि फ्लैट ही लगभग ये क्लोज कर देता है। इसके टेक्निकल चार्ट के ऊपर अगर हम देखें, टेक्निकल चार्ट के ऊपर अगर हम देखें, ये टेक्निकल चार्ट के ऊपर इसके टेक्निकल चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो निफ्टी इसका जो आरएसआई वो अभी थोड़ा सा बेरिश में चला गया, 38 पे चला गया, जो थोड़ा सा बेरिश माना जाता है। और इसके हम देखें तो ये इसका कंसोलिडेशन है, और इसने मिडल ब्लेंजर बैंड को, लोअर ब्लेंजर बैंड को भी आज इसने मतलब कि ब्रेक डाउन किया। तो ब्रेक डाउन करने के बाद वहाँ पे ही ये होल्ड किया। तो मार्केट दोस्तों निफ्टी बैंक थोड़ा सा निफ्टी 50 के मुकाबले थोड़ा सा वीक लग रहा है। तो इसका 50 डेज़ की मूविंग एवरेज को अगर देखें तो ये काफ़ी ऊपर है और ये वहाँ से काफ़ी नीचे आ चुका है। तो इसने लगभग ये 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास में जाता हुआ दिख रहा है। जो इसकी 200 दिन की मूविंग एवरेज जो रेड कलर की आप लाइन देख रहे हैं 43,193 और ये 43,723, लगभग ये 600 पॉइंट यहाँ से ऊपर है। तो निफ्टी बैंक के लिए 600 पॉइंट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जो एक दिन में भी कई बार इतना गिर जाता है और बढ़ जाता है, इतनी मूवमेंट इसमें होती है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो अगर आप ऑप्शन में काम करते हो तो जो मैंने आपको बताया, आपको दोनों साइड की पोजीशनें बनाकर चलना चाहिए, पोजीशन को हेज करके चलना चाहिए। अगर आप एक साइड की पोजीशन बना सकते हो तो आपका लॉस होने के चांस बढ़ सकते हैं। अगर आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो तो ही आप एक साइड की पोजीशन बनाएं, अगर आप नए हो तो आपको ऑप्शन करने ही नहीं चाहिए। इसके अगर हम देखें कौन से शेयर थे इसके जो भाग रहे थे, तो दोस्तों भागने वाले शेयरों की बात करें तो 3 ही शेयर थे आज इसके जो भाग रहे थे, कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक और एचडीएफसी बैंक। और ये एक ही बैंक था, 2 बैंक थे जो 1% से ऊपर था, 0.25% था कोटक बैंक और 1.5-1.25% था इंडसइंड बैंक, और एचडीएफसी बैंक आज 0.5% ही ऊपर था। और गिरने वाले शेयरों की अगर हम बात करें तो गिरने वालों में सबसे आगे था पीएनबी, आज 2.25% गिरा हुआ था। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी 2%, बंधन बैंक 1.5%, एसबीआई 1.5%, बैंक ऑफ बड़ौदा 1.5%, एक्सिस बैंक 1%, आयु स्मॉल फाइनेंस बैंक 0.25%, फेडरल बैंक भी 0.25% के आसपास, और आईसीआईसी बैंक आज लगभग 1/4% के हिसाब से गिरे हुए थे। तो इसके अगर देखें तो गिरने वाले शेयर आज परसेंटेज में और क्वांटिटी में ज़्यादा थे। इसके पीसीआर की अगर हम बात करें तो इसका पीसीआर भी वही 43,800 के आसपास है, इसकी मैक्सिमम क्लोजिंग पेन
आ रही है। इसके पीसीआर लेवल के हिसाब से अगर हम देखें तो 0.72 है, जो थोड़ा सा बेरिश मोड में हम इसको मान सकते हैं। लेकिन मंडे में मार्केट थोड़ी सी रिवर्सल आ सकती है, तो ये इसका मंथली एक्सपायरी का डाटा है, तो मार्केट थोड़ी सी कंसोलिडेट कर सकती है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे, चाहे कुछ भी हो, मार्केट इस मार्केट दिवाली का सीज़न आ रहा है तो मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में ही रहेगी, चाहे थोड़ी सी कंसोलिडेट करे। तो ये अक्टूबर की एक्सपायरी निकलेगी, नवंबर मंथ में दिवाली का सीज़न है, तो जैसे ये दशहरे के बाद मार्केट थोड़ी सी मूवमेंट पॉजिटिव साइड में कर सकती है। तो आगे दोस्तों अगर हम बात करें एफआईज की, तो एफआईज की क्या पोजीशन थी दोस्तों। एफआईज ने आज कैश में 456 करोड़ की बाइंग की, जिसके चलते आज डीआईज ने, एफआईज ने और डीआईज ने आज, इन्होंने भी आज बाइंग की 8 करोड़ की, बहुत छोटी सी बाइंग डीआईज ने की, और एफआईज ने आज 456। तो नेट देखा जाए तो इस सेगमेंट में कैश में नेट बाइंग आई। और एफआईज का हम बात करें तो एफआईज ने अक्टूबर मंथ में लगभग 13,411 करोड़ की कैश में सेलिंग की या बेच दिया माल। उसके चलते एफआईज ने 11,800, ये होती है अच्छी बात, जब एफआईज माल बेचते हैं तो उसके अगेंस्ट डीआईज जब उसको खरीद लेते हैं तो वो फिर प्रॉफिट में रहते हैं, जब वो मैनिपुलेशन करने की कोशिश करते हैं एफआईज। लेकिन हमारे जो डीआईज लोग, इंडियन इन्वेस्टर, अब ये समझ चुके हैं, तो इसकी वो चलने नहीं देते एफआईज की, तो ये माल एफआईज बेचते हैं और हमारे डीआईज वो खरीद लेते हैं। उसके बाद फिर एफआईज की मजबूरी बनती है, वो फिर वो ऊपर के रेट में उनको भी खरीदना पड़ता है, तो फिर वो हमारे जो एफआईज डीआईज हैं वो प्रॉफिट बुकिंग करके अपना प्रॉफिट बनाते हैं। तो ये सारा मैनिपुलेशन करते हैं मार्केट में। तो ये जो इस बात को जो समझ जाएगा वही स्टॉक मार्केट से पैसा बनाएगा। ये यहाँ पे आप देख रहे नेट, इसमें यहाँ पे इन्होंने 13,411 करोड़ की सेल किया कैश में, तो वहीं डीआईज ने 11,883 करोड़ की, लगभग 12 करोड़ की सेलिंग कर ली, बाइंग कर ली। तो नेट थोड़ी ही सेलिंग आई जो मार्केट को संभाला डीआईज ने। वहीं अगर फ्यूचर की बात करें तो एफआईज ने जो इंडेक्स के फ्यूचर थे ये इन्होंने आज 636 करोड़ के बेच दिए, और नेट मंथ की बात करें तो 1790 करोड़ की इन्होंने नेट मंथ में सेलिंग कर दी। उसी के चलते अगर हम इसका दूसरा देखें, एफआईज का जो इंडेक्स की जो ऑप्शंस थी, इसमें ये देखिए इन्होंने यहाँ पे कितनी मैनिपुलेशन की है। आज इन्होंने 8186 करोड़ की बाइंग की है, लेकिन नेट अगर हम देखें तो 1,81,303 करोड़ की पूरे मंथ में इन्होंने सेलिंग ही की है। उसके चलते अगर देश से स्टॉक की बात करें तो एफआई ने स्टॉक के जो फ्यूचर थे उसमें भी इन्होंने 811 करोड़ की सेलिंग की है, और नेट मंथ की बात करें तो 2514 करोड़ की नेट सेलिंग ही की है। उसके चलते अगर हम आगे स्टॉक की बात करें तो एफआई ने जो स्टॉक की ऑप्शंस थी उसमें आज इन्होंने 33 करोड़ की बाइंग की है, और नेट मंथ की अगर हम बात करें तो 436 करोड़ की इन्होंने 436 करोड़ की इन्होंने नेट 438 करोड़ की नेट इन्होंने सेलिंग की है। तो इस तरह से ये पूरा मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, जो मार्केट को ऐसे देर इनके झांसे में नहीं आते, जब मार्केट या शेयर को गिराते हैं तो वो खरीद लेते हैं, तो बाद में शेयर ऊपर जाता है तो उनको प्रॉफिट होता है। आगे हम यूएस मार्केट की बात करें तो ये देखिए दोस्तों, यूएस हमारे इंडेक्स भी आज गिरे हुए हैं। डॉ जोन भी अभी देखिए तो लगभग 280-86 पॉइंट नीचे है। एस&पी है, नेस्डैक, सारे के सारे आप जितने ये स्लाइड पे देख रहे हो सारे के सारे इंडेक्स अब सारे नेगेटिव है। इस स्लाइड में भी देखोगे दूसरी में, तो यहाँ पे भी सारे के सारे, बल्कि कहने का यूएस ग्लोबल मार्केट का हाल थोड़ा सा बुरा है, लेकिन इतनी घबराने की बात नहीं, ये टेम्परेरी इफेक्ट होता है। ये मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड मंडे को आपको देखने को मिल सकता है। आगे इसमें भी देखिए तो सारे के सारे बाज़ार जो गिरे पड़े हैं, यहाँ पे भी सारे के सारे बाज़ार गिरे, पर एक दो ये पाकिस्तान का कराची है ये ऊपर है थोड़ा सा। तो आगे हम कंट्री वाइज अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया के पाँचों इंडेक्स आज नेगेटिव है, चाइना के पाँचों इंडेक्स आज नेगेटिव है, हांगकॉन्ग के पाँचों इंडेक्स नेगेटिव है, इंडोनेशिया के 4 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव है, जापान के 4 नेगेटिव है 1 पॉजिटिव है। वहीं अगर हम बात करें मलेशिया की तो मलेशिया का 1 पॉजिटिव है 4 इंडेक्स नेगेटिव है। न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड के पाँचों इंडेक्स आज नेगेटिव है। वहीं पाकिस्तान के 4 पॉजिटिव 1 नेगेटिव है। फिलिप्स की बात करें तो यहाँ पे तो लड़ाई चल रही, तो ये इनके इंडेक्स तो गिरते जा रहे हैं, काफ़ी डेली थोड़े थोड़े से गिर रहे हैं, 1-1% अभी गिरे हुए तीनों। सिंगापुर भी तीनों इंडेक्स गिरे हैं, साउथ कोरिया के 5 इंडेक्स गिरे हैं, श्रीलंका के दोनों इंडेक्स आज ऊपर हैं।
और ताइवान की बात करें तो इसके 3 नेगेटिव हैं, 2 पॉजिटिव हैं। थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड के भी पाँचों के पाँचों इंडेक्स आज नेगेटिव में ही ट्रेड कर रहे हैं। तो दोस्तों आगे हम बात करेंगे मैं आज आपके लिए 2 बहुत ही बेहतरीन स्टॉक लेकर आया हूँ, जिसमें आप स्विंग ट्रेडिंग करके, पोजिशनल ट्रेडिंग करके, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके भी आप पैसा बना सकते हैं। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग करके आप देखें कितनी बार ये स्टॉक ने आपको पैसा बना कर दिया। ये देखिए दोस्तों, टाटा स्टील आज ये गिरा है 2.5-3% आज गिरा। तो जब दोस्तों स्टॉक गिरता है तो अगर आप उसको बाई नहीं करोगे तो फिर आपका पैसा कभी नहीं बनेगा। आप देखिए यहाँ पे इस लेवल पे आया, कितने दिन पहले ये यहाँ पे था 123 पे, यहाँ से ये देखिए ये पूरी लाइन जहाँ पे दिख रही है। तो आप यहाँ पे पूरे इतने दिनों के लो प्राइस के ऊपर था जहाँ से इसने मूव दिखाया था। तो इसका लो इस स्लाइड में अगर आप देखो तो 115 तक भी है। तो अब जब आपने इसमें पोजीशन बनानी है तो अगर आपके पास 1 लाख रुपया है, चाहे आप 100 शेयर है, आपको आप परसेंटेज के हिसाब से चाहे वैल्यू वाइज के हिसाब से उसको मिनिमम 5 और 6 पार्ट में डिवाइड करके इसमें इन्वेस्ट करें। जैसे मान लीजिए कि आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो अब इसका 123 प्राइस है, तो 123 के ऊपर अब आप इसमें 20% लगभग 20,000 के जितने शेयर आते ले सकते हैं। उसके बाद अगर ये 120 पे आ जाता है तो ये 3 रुपये नीचे आता है इसका, क्योंकि छोटा लेवल है, मतलब के शेयर में परसेंटेज के साथ जब ये 3 रुपये नीचे आएगा तो लगभग 1% और गिर जाएगा, 1.5%। तो जब ये 120 आता है, चाहे 119 आता है, तो उसमें फिर आप 20% 20,000 रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर ये फिर 115 तक आ जाता है, 19 से 15 14 16 तक आ जाता है, उसमें भी आप 20% लगा सकते हैं। उसके बाद फिर अगर ये 110 तक भी आ जाए, मतलब कि पहले अगर 112 तक आ जाता है तो आप इसमें 20% लगा सकते हैं, 20% इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद 110 पे भी आ जाता है। तो इस तरह से एवरेज 110 तक, मतलब कि 123 से 10 तक या 108 रुपये तक भी आने तक आपके पास वही जो इन्वेस्टमेंट है वो पार्ट में होनी चाहिए, फंड होना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो मतलब कि आपका एवरेज करेगी। तो आपका जैसे एवरेज प्राइस आएगा, जब मान लीजिए 108 तक आ जाता है तो आपका प्राइस कितना हुआ, 108 112 होगा, 3-4 रुपये का आपको लॉस दिखेगा। लेकिन जब ये फिर यहाँ से 108 रुपये से जब ये ऊपर जाएगा 110 से, तो फिर आप इसका टारगेट रख सकते हैं। यहाँ पे इसने हाई बनाया था 135 से ऊपर चला गया तो आप 20 रुपये का टारगेट रख सकते हैं। 20 रुपये का टारगेट, तो आपके पास 1000 शेयर होगा तो आपका 20,000 का प्रॉफिट होगा। तो इस काम को करने के लिए चाहे आपको 1 लाख के ऊपर अगर आपका 20,000 रुपये बनेगा तो उसके लिए आपको चाहे 3 महीने भी लग जाएं, लेकिन इसमें 3 महीने लगते नहीं। आप देख रही ये एक दिन की कैंडल है, तो आप इसमें कैंडलें गिन सकते हैं कि इसने कितनी मूव दिखाई। तो किसी ने मान लीजिए कि यहाँ पे भी बाई कर लिया, मान लीजिए कि किसी ने यहाँ पे बाई कर लिया था 135 रुपये पे, तो जिसने 135 पे बाई किया, अगर उसने अपना सारा पैसा लगाया तो उसको अब टेंशन हो गई कि अब ये कब हमारा रेट ऊपर आएगा। लेकिन वहीं अगर उसने यहाँ पे 20% इन्वेस्ट किया होगा, अगर 100 शेयर लेने होते 20 शेयर लिए होते, 1 लाख में इन्वेस्ट करना होता तो 20,000 इन्वेस्ट किया था, तो उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक 35 से लेकर 23 तक 3 बार उसने यहाँ पे 20% लगाया, 20% यहाँ पे लगाया तो और 20% यहाँ पे। अब उसके 3 पार्ट में इन्वेस्टमेंट होगी। अब क्या उसका जो प्राइस आएगा 119 आएगा, तो फिर वो चौथी उसकी इन्वेस्टमेंट होगी। 115 आएगा तो उसकी 5वीं इन्वेस्टमेंट होगी। तो 115 जब उसके प्राइस के ऊपर आप उसकी इन्वेस्टमेंट होगी तो उसका प्राइस एवरेज कितना होगा, लगभग 118-19, और प्राइस इसका कितना होगा 115। 5 का लॉस होगा, 1000 शेयर आपके पास होगा तो 5000 का लॉस होगा। तो जैसे ही यहाँ से 115 से फिर आप इसका 125-30 का 135 का टारगेट रखेंगे, जो आपने पहले प्राइस के ऊपर उसको बाई किया था, फिर उसी प्राइस के ऊपर जब आप उसको सेल करेंगे तो आपको 20 रुपये का प्रॉफिट होगा। 20 और 1000 आपका 20,000 का फिर प्रॉफिट होगा। तो कितनी बार ये शेयर ऊपर नीचे जाके आपको प्रॉफिट देता है। तो अच्छी कंपनियों शेयर में इन्वेस्ट करने का ये एक बेनिफिट रहता है। तो दूसरा शेयर देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा शेयर, ये देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसने कितनी बार पैसा बना कर दिया। ये भी, इसमें भी आपने ऐसे ही काम करना है, कम क्वांटिटी से आप इसमें काम करिए। जैसे मान लीजिए यहाँ अब ये नीचे आ गया तो आप यहाँ पे 20% चाहे 20 शेयर वैल्यू से और परसेंटेज से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इस जो जैसे 2495 2490 लगा लिए, 2490 पे आप 20% इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 20% करिए, फिर ये
इसमें मूवमेंट होती है 1-2% का, 1-2% का लगभग 50-60 रुपये की मूवमेंट होती है। 50 रुपये अगर और नीचे आ जाता है, 2450 पे आ जाए तो 20 शेयर आप और ले सकते हैं या 10 शेयर ले सकते हैं। जितनी आपकी कैपिटल आप उसको 5 और 6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो लास्ट जहाँ से ये 2400 तक भी आया था, 2450 तक भी आया था, तो 2400 का इसने लेवल नहीं बनाया, 2400 के ऊपर ही रहा। तो जैसे जैसे अभी यहाँ पे आप समझ लीजिए, मान लीजिए कि किसी ने यहाँ पे बाई किया था किसी दिन, कितने दिन पहले, या आप गिनिए, लगभग ये 10-15 दिन पहले। तो 15 दिन पहले किसी ने जिसने 2450 पे लिया था, तो उसने कहाँ पे बाई कर दिया, वो 2600 इसने बनाया, आप लगभग 2590 तक ये गया यहाँ तक। तो लगभग उसको कितना प्रॉफिट हुआ, 2400 और 50 और 90, 140 रुपये का प्रॉफिट उसको कितने शेयरों में, कितने दिनों में मिल गया लगभग। लेकिन उसके बाद मूवमेंट धीरे धीरे ऊपर चलता गया, तो यहाँ उसने प्रॉफिट बुक कर लिया मान लीजिए किसी ने भी, तो उसको 190 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो मान लीजिए किसी ने ये शेयर महंगा जैसे 2400 पे, तो 100 शेयर होगा तो 2-2.5 लाख लगेगा, 100 कम छोड़ देते हैं, तो मान लीजिए आपने 50 शेयर भी बाई कर ले तो 15,000 का, लगभग 14,000 का प्रॉफिट हो गया। तो 14,000 का प्रॉफिट कितने में हुआ आपको, 1 लाख में, तो 14% का आपको प्रॉफिट हो गया लगभग 10-15 दिन में। अब उसको दूसरी तरफ से देखिए, अब इसको हम ऐसे देखें, अब जैसे ये गिर रहा है, तो मान लीजिए अब किसी ने यहाँ पे बाई कर लिया, मान लीजिए कि किसी ने अब यहाँ पे बाई कर लिया, तो जब उसने यहाँ पे बाई कर लिया तो उसने 10-20%, चाहे वैल्यू वाइज के चाहे शेयर के हिसाब से, तो उसकी यहाँ से लेकर आज 1, 2 और 3 दिन यहाँ से गिरा, पहले एक दिन गिरा, कल उसने रिकवर किया, आज फिर गिरा, तो यहाँ से लेकर जहाँ तक कितने रुपए गिर गया, जब 2570 से 2490, 70 और 75 रुपये गिर गया। तो 75 रुपये में आप एक दूसरी, जहाँ पे मान लीजिए किसी ने 10 शेयर लिए, 10 फिर आज उसने यहाँ पे ले लिए, फिर अगर नीचे है तो 10 यहाँ पे ले लेगा। तो इस तरह से करके ही दोस्तों आपका प्रॉफिट बनेगा, अगर आप लॉन्ग टर्म पैसा स्विंग ट्रेडिंग करके बनाना चाहते हैं तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।